भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से भारत माता की जय बोलिए। भारत माता की। भारत माता की। म्यार पिथौरागढ़ में आइनाक सभी भाइयों बहनियों आमा बुबू बुजुर्ग नानतीनो सबने के मेरो नमस्कार। और पहलाग मां पूर्णागिरी गोलजू हाट कालिका बागनाथ मां कोटगाड़ी की पावन धरती में आपको प्रणाम कर रहा हूं। ये उत्तराखंड का कश्मीर मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी और आप ही के प्रतिनिधि श्रीमान अजय टम्टा जी, पिथौरागढ़ जिला के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र बल्दिया जी, संसद में मेरे साथी यहां के पूर्व मुख्यमंत्री, सेवा भाव यही उनका जीवन है, ऐसे श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी, श्री केदार जोशी जी, श्री राजेंद्र भंडारी जी, श्री धन सिंह धामी जी, पिथौरागढ़ से भाजपा के उम्मीदवार श्री प्रकाश पंत जी, प्रकाश इधर आइए, डीडीहाट से भाजपा उम्मीदवार श्री बिशन सिंह जी चुफाल जी, गंगोली हाट से भाजपा उम्मीदवार बहन मीना गंगोला जी, धारचूला से उम्मीदवार श्री वीरेंद्र सिंह पाल जी, मेरे साथ बोलिए भारत माता की। भारत माता की। पिथौरागढ़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब दिखाई दे रहा है? मैंने पर्दा हटा दिया। भाइयों बहनों, सभाएं तो मैंने बहुत देखी हैं, कई सभाओं में संबोधन करने का सौभाग्य भी मिला है, लेकिन ये 6 मंजिला सभा मैं पहली बार देख रहा हूं। शायद ये मीडिया वाले भी देखेंगे, 6 मंजिला लोग खड़े हैं भाई। ये आप इतना दूर दूर खड़े हैं, मुझे देख तो पाते होंगे, लेकिन सुनाई भी देता है क्या? आज पिथौरागढ़ ने कमाल कर दिया जी। और मैं हेलीपैड से यहां तक आ रहा था,
पूरा रास्ता भी खींचोखींच लोगों का भरा हुआ था जी। इतनी बड़ी तादाद में आप मुझे आशीर्वाद देने आए, हमारे उम्मीदवारों को आशीर्वाद देने आए, हमारी पार्टी को आशीर्वाद देने आए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के चुनाव प्रचार की ये मेरी आखिरी सभा है। आज 12 फरवरी है। आज 12 फरवरी को पिथौरागढ़ की इस मैदान से आप सब संकल्प कर रहे हैं, ये दागी सरकार को उखाड़ फेंकने का। आज 12 फरवरी को पूरा उत्तराखंड संकल्प कर रहा है, देवभूमि को दाग लगाने वालों को उखाड़ फेंकने का संकल्प कर रहा है। और 12 मार्च को, एक महीने के बाद, ये सरकार भूतपूर्व बन जाएगी, भूतपूर्व। और 11 मार्च को दोपहर 2:30-3 बजे तक अभूतपूर्व नतीजे भी आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बन जाएगी। भाइयों बहनों, ये उत्तराखंड की धरती वीरों की धरती है, वीर माताओं की धरती है, त्याग और बलिदान की भूमि है। ये पिथौरागढ़, शायद यहां कोई घर ऐसा होगा जहां का बेटा मां भारती की रक्षा के लिए फौज में जाकर के सीमा पर तैनात न हुआ हो, ऐसा शायद कोई परिवार नहीं। ये वीरों की भूमि है। भाइयों बहनों, क्या कारण है कि उत्तराखंड का विकास नहीं हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 राज्य बनाए, मध्य प्रदेश से निकला हुआ छत्तीसगढ़, बिहार से निकला हुआ झारखंड और उत्तर प्रदेश से निकला हुआ उत्तराखंड। लेकिन भाइयों बहनों, क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ आज प्रगति की ऊंचाइयों पर पहुंच गया, आज झारखंड विकास की ऊंचाइयों पर पहुंच गया, लेकिन मेरा उत्तराखंड नीचे ही चला जा रहा है, नीचे ही चला जा रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आप सब मुझे जवाब दीजिए, ये उत्तराखंड का बेहाल किसने किया? उत्तराखंड को बेहाल किसने किया? उत्तराखंड को बर्बाद किसने किया? चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए, उत्तराखंड को बर्बाद किसने किया? उत्तराखंड को बेहाल किसने किया? उत्तराखंड को तबाह किसने किया? देवभूमि को लूटा किसने?
देवभूमि को लूटा किसने? भाइयों बहनों, 15 तारीख को मौका आपके पास है। आपकी उंगली में वो ताकत है कि आप उत्तराखंड के लूटने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं। पंद्रह तारीख को मतदान करके कमल के निशान पर बटन दबा करके उत्तराखंड को तबाह करने वालों को ऐसी सजा दो ताकि उत्तराखंड में भविष्य में भी कोई सरकार उत्तराखंड को बर्बाद करने का गलती से भी पाप न करे, ऐसी सजा दो। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में से पलायन बहुत होता है, नौजवान चला जाता है। उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड के काम नहीं आ रहा है। यहां की जवानी, यहां का पानी उत्तराखंड के काम आए, ये सपना लेकर के हम काम करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पिथौरागढ़ के लोगों की ऐसी कैसी नाराजगी है, ऐसा कैसा गुस्सा है कि मुख्यमंत्री यहां से पलायन कर गए। यहां के नौजवान तो रोजी रोटी के लिए पलायन करते देखे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को पलायन करना पड़ा, क्या कारण है? आप उनको जराबर पहचान गए हो ना? आपके मुख्यमंत्री को भली भांति पहचान गए हो ना? और वो भी आपका गुस्सा पहचान गए हैं, इसलिए यहां से 9-2-11 कर गए। भाइयों बहनों, आप ही के लोगों के आशीर्वाद से वे मुख्यमंत्री बन पाए थे, लेकिन इतने कम समय में आपके साथ ऐसा धोखा किया कि आपके पास दोबारा आने की हिम्मत नहीं है। पलायन कर गए। भाइयों बहनों, हमारा देश का दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दल, कुछ राजनेता देश के लिए बलिदान करने वाले हमारी फौज पर भी शक करते हैं, सवाल या निशान उठाते हैं। आजादी के 70 साल अनेक बार हमारे सेना के जवानों ने जान की बाजी लगा दी, शहादत मोल ली, लेकिन इस देश के किसी नागरिक ने फौज पर सवाल या निशान कभी खड़ा नहीं किया। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी, जब मेरे देश की फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सीमा पार जाकर के दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, उनके सारे इरादे चकनाचूर कर दिए, और मेरे फौज के सारे बहादुर पराक्रमी जवान एक भी का नुकसान हुए बिना जिंदा लौट आए। मिलिट्री के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। दुनिया की सुरक्षा एजेंसियां इसका अध्ययन कर रही है कि भारत की पराक्रमी सेना ने सीमा पार जाकर के अद्भुत काम कैसे किया। लेकिन मेरे देश में
सवाल कर रहे हैं, मोदी जी बताओ, मोदी जी बताओ, ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था कि नहीं हुआ था? किस इलाके में गए थे? कितने लोग गए थे? कितने दूर गए थे? कितनी गोलियां लेकर के गए थे? कितने लोगों को मार के आए थे? वहां तक गए थे तो हमारा एक भी मरा क्यों नहीं? ये कांग्रेस के लोगों को शोभा देता है क्या भाइयों? आप मुझे बताइए, शोभा देता है क्या? देश की फौज का अपमान है कि नहीं है? देश के वीरों के पराक्रम का अपमान है कि नहीं है? देश की सेना का अपमान है कि नहीं है? अरे 125 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति का अपमान है कि नहीं है? अरे राजनीति अपनी जगह पर होती है, करो राजनीति। मोदी पर जितने वार करने हैं करो, अरे जितना दम हो इतना निकाल दो, लेकिन मेरी फौज पर कभी शक मत करो। उनके पराक्रम पर शक मत करो। भाइयों बहनों, जब मैंने 2014 के लोकसभा के चुनाव में उत्तराखंड के भ्रमण पर आया था, उस समय तो मुझे पिथौरागढ़ आने का मौका नहीं मिला, दूसरे स्थान पर गया था। उस जनसभा में मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी, हम 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। भाइयों बहनों, 40 साल से लटका हुआ सवाल, 40 साल, और दिल्ली में बैठी हुई केंद्र सरकार वो सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक का ही मजाक उड़ाती है ऐसा नहीं, उन्होंने मेरे फौजियों की जिंदगी का भी मजाक उड़ाया था। कोई काम हो न हो वो तो बात का विषय है, लेकिन जब कोई मांग कर रहा है तो सरकार ने कम से कम उसका अध्ययन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों जरा मुझे बताइए, अध्ययन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बारीकी से जांच करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जवान क्या मुद्दा उठा रहे हैं उसको समझने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर ये समस्या है तो समस्या का मूल ढूंढना चाहिए कि नहीं ढूंढना चाहिए? और समस्या का समाधान करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? आपको जानकर के हैरानी होगी, और यहां बहुत सारे फौजी परिवार बैठे हैं, आपको जानकर के हैरानी होगी, जब आकर के मैंने जांच की, 40 साल हो गए, एक भी कांग्रेस की सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन है क्या? इसके लाभार्थी कौन है? उनकी संख्या कितनी है? आर्थिक खर्च कितना बढ़ेगा? एक भी विषय की जांच नहीं की थी, फाइल में कोई चीज उपलब्ध नहीं है। 40 साल तक जो लोग फौजियों की समस्या को समझने के लिए तैयार नहीं, कागज पर जांच करने के लिए तैयार नहीं, इससे बड़ा मेरे फौज के लोगों का अपमान क्या हो सकता है? भाई, हम आए, कांग्रेस पार्टी ने फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, जब मैंने सितंबर 2000 था, उसमें मैंने घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। जैसे ही मैंने घोषणा की, कांग्रेस को पसीना आ गया, उनको लगा मर गए, ये मोदी आया है।
में जब बजट आया तो बजट में 500 करोड़ रुपया डाल दिया, वन रैंक वन पेंशन के लिए 500 करोड़। और उनके नेता जगह जगह पर जाकर के फौजियों के सम्मेलन करने लगे, देखो कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया, वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया। मैं आया, सरकार में बैठा, मैंने जांच पड़ताल शुरू की। मैंने कहा भाई देखो क्या है, मैं वादा करके आया हूं। मेरे फौज के परिवारों, आपको जान करके आश्चर्य होगा, ये ऐसा मजाक इन्होंने उड़ाया था फौज का, मेरे निवृत्त सैनिकों का ऐसा मजाक उड़ाया था। 500 करोड़ जब मैंने देखा तो कितना खर्च होगा, तब वन रैंक वन पेंशन लागू पड़ेगा। ओआरओपी लागू करना है तो 500 करोड़ से कुछ नहीं होना था। जब हिसाब निकाला तो करीब करीब 12,500 करोड़ रुपया। कितना? 12,500 करोड़। कितना? कितना? जरा जोर से बोलिए। 12,500 करोड़ रुपया जब खर्च करेंगे तब ओआरओपी लागू होता है। आप मुझे बताइए, 500 करोड़ लिख करके ये फौज की मजाक उड़ाई थी कि नहीं उड़ाई थी? फौज को अपमानित किया था कि नहीं किया था? हमने तय किया हम लागू करेंगे, लेकिन सरकार के खजाने में इतनी बड़ी रकम एक मुश्त देना मुश्किल होता है। तो मैंने फौज के लोगों को बुलाया, निवृत्त सैनिकों को बुलाया, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा भाई मुझे ओआरओपी देना है, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। 1 मिनट नहीं लगाया मेरे फौजियों ने, 1 मिनट नहीं लगाया। उन्होंने कहा साहब हम तो जिंदगी से खेलने वाले लोग हैं, और भारत का प्रधानमंत्री हमसे मदद मांगे और हम इंतजार करें, बोले आप जो कहे वो मदद करने के लिए तैयार है। मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, एक साथ इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाऊंगा, मुझे देना है, लेकिन 3 या 4 किस्त में देना चाहूंगा। आपकी मुझे सहमति चाहिए। भाइयों बहनों, आज मैं गर्व से कहता हूं, 40 साल से सवाल लटका था, लेकिन मेरे फौजियों को जब मैंने कहा 1 मिनट लगा, 1 मिनट में उन्होंने कह दिया साहब आपने एक बार कह दिया, हमारा आप पर भरोसा है, आप आगे बढ़ो। देखिए ये मेरे फौज के लोगों का मिजाज देखिए। और हमने लागू किया, अब तक करीब करीब 6,500 करोड़ रुपया हमने दे दिया, और बाकी जो है वो भी आने वाले इस बजट के दरमियान आपको मिल जाएगा। ये काम ऐसे होता है भाई। इतना ही नहीं, जब 7वां पे कमीशन का रिपोर्ट आया, पे कमीशन में लिखा हुआ नहीं था, हमारी सरकार ने निर्णय किया कि 7वां पे कमीशन हमारे फौजियों को पुराने नियमों से लागू नहीं करेंगे। वन रैंक वन पेंशन के बाद उसका जो तनख्वाह है उसके हिसाब से उनका 7वां पे कमीशन भी लागू करेंगे। मेरे निवृत्त फौजियों को डबल फायदा हो गया, एक ओआरओपी का और दूसरा 7वें पे कमीशन का अधिक बढ़ोतरी का फायदा। भाइयों बहनों, जब सेना के प्रति प्यार हो, देश के लिए मर मिटने वालों के प्रति सम्मान का भाव हो, तब सरकार ऐसे फैसले करती है, और हमने किया। भाइयों बहनों, हमारे देश में जो लोग मेरे भाषण सुनते होंगे, यहां तो लोगों को पता होगा
क्योंकि फौज के परिवार है यहां। लेकिन जो टीवी पर सुनते होंगे उनको आश्चर्य होगा जो मैं बात बताने जा रहा हूं। फौजी सेना में लड़ाई लड़ता है, घायल हो जाता है, शरीर का कोई अंग बेकार हो जाता है, वो निवृत्ति के लिए घर आता है। बाद में डॉक्टर तय करते हैं कि उसकी इंजरी 20% है, 30% है, 40% है, 50% है, 60% है, 70% है, 80% है, 90% है, 100% है, और उसके हिसाब से उसको आर्थिक मदद दी जाती है। और ज्यादातर फौजियों के कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं। वो कहता है मेरा तो नुकसान 50% का है, डॉक्टर 10% लिखता है, मुझे जो मदद मिलनी चाहिए मिलनी नहीं है। सरकार के साथ उसका झगड़ा चलता रहता है, निवृत्त होने के बाद भी चिट्ठी चपाटी चलती रहती है। हमने आकर के एक बड़ा फैसला कर लिया। हमने कहा ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये चक्करबाजी बंद। अब अगर वो घायल है तो उसको 50% तुरंत मान लिया जाएगा, दूसरा 50 से 75 और तीसरा 75 से 100। भाइयों बहनों, इसके कारण फौजियों की सारी समस्याओं का सालों से लटकी पड़ी है उसका समाधान कर दिया। इस प्रकार से काम करते हैं भाइयों बहनों। हमारे फौजी घायल होते हैं, उनके परिवारों की आरोग्य की सुविधा, दूर दूर जाना पड़ता है और फिर भी सुविधा मिलती नहीं। हमने आकर के देश के अलग अलग कोने में 500 नए अस्पताल एम्पैलन कर दिए ताकि हमारा फौजी उन अस्पतालों में जाकर के भी अगर बीमार है तो सारवार ले सकता है, निवृत्त फौजी सारवार ले सकता है, निवृत्त फौजी का परिवार सारवार ले सकता है, कैशलेस सारवार ले सकता है। ये काम हमने करके दिखाया, आते ही निर्णय कर लिया। भाइयों बहनों, हमारे यहां हवालदार तक के जो फौजी होते हैं, हवालदार तक के निवृत्त होने के बाद भी अगर उसकी बेटी की शादी हो तो उसको 16,000 रुपया दिया जाता है, ताकि देश के लिए जी करके आया है, निवृत्त हुआ है, हवालदार ही रहा है, आय भी बहुत कम है, बिटिया की शादी कैसे करेगा। भारत सरकार 16,000 रुपया देती थी। हमने आकर के तय किया वक्त बदल चुका है, अब 16,000 से कुछ काम नहीं होगा। हमने आते ही बिटिया की शादी अगर फौजी की बेटी की है तो वो रकम 16,000 से 3 गुना कर दी, 3 गुना कर दी, 3 गुना कर दी भाइयों बहनों, ताकि मेरे फौजी, मेरा निवृत्त फौजी, उसको परिवार की चिंता, उसमें बोझ हल्का करने में सरकार भी सक्रियता से काम करे। भाइयों बहनों, हमारे फौजियों के कल्याण के लिए योजनाएं चलती है और योजनाओं के तहत हमारे फौजियों को अलग अलग मदद मिलती है। भाइयों बहनों, रक्षा मंत्री के विवेकाधीन जो फंड रहता है उससे जो पहले मदद दी जाती थी, हमने आकर के देखा कि निवृत्त फौजियों की संख्या इतनी है, इतनी रकम से हमारे निवृत्त फौजियों का भला नहीं हो सकता। हमने आकर के रक्षा मंत्री के विवेकाधीन जो रकम थी उसको भी 4 गुना कर दिया, 4 गुना, ताकि मेरे फौजियों के परिवार को मदद मिले। एक बड़ा काम किया है जो आने वाले युगों तक देश में फौज से जुड़े हुए लोग याद रखेंगे।
फौजी जब रिटायर्ड होता है, छोटी आयु में रिटायर्ड होता है, जाकर के नौकरी तलाशता है, काम तलाशता है, लेकिन उसको जल्दी काम नहीं मिलता है। हमने एक ऐसा रास्ता खोजा है और यहां हर नौजवान ये सुनकर के उसको खुशी होगी। हमने एक ऐसी योजना बनाई है कि जब फौजी को निवृत्त होना है, उसका 1 साल जब बाकी होगा, तब उसकी रुचि के अनुसार स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, स्पेशल ट्रेनिंग की जाएगी और फौज के बाहर नौकरी के लिए जिस प्रकार की स्किल चाहिए वो उसको स्किल सिखाई जाएगी, उसको ऑफिशियल सर्टिफिकेट दिया जाएगा और ताकि वो निवृत्त होकर के जैसे ही निकलेगा वो सर्टिफिकेट, वो अनुभव उसको जिंदगी को आगे जीने के लिए काम आ जाएगा, कहीं तो भी उसको काम मिल जाएगा। भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट के साथ मेरे फौजियों के लिए काम किया है। भाइयों बहनों, अकेले छोटा सा मेरा उत्तराखंड, अकेले उत्तराखंड में 1 लाख निवृत्त फौजियों को ये सारे लाभ मिल रहे हैं। 1 लाख परिवारों को फायदा जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, इतने कम समय में कोई सरकार इतने बड़े फैसले एक फौज के लोगों के लिए कर ले, उस सरकार के दिल में फौज के लिए कितना आदर होगा, उस भारतीय जनता पार्टी के दिल में फौज के लिए कितना आदर होगा, वो प्रधानमंत्री के मन में फौज के लिए कितनी श्रद्धा होगी, तब जाकर के ऐसे निर्णय होते हैं। भाइयों बहनों, हमारे जवान तो फौज में होते हैं, लेकिन जिन वीर माताओं ने मेरे फौजियों को जन्म दिया, वीरों को जन्म दिया, उन माताओं की भी सेवा मैं करना चाहता। उन माताओं की सेवा करना मैं मेरे जीवन का सद्भाग्य मानता। ऐसी मां की सेवा जिसने अपने संतानों को मातृभूमि के लिए दे दिया है, उन माताओं की मैं जितनी सेवा करूं उतनी कम है। भाइयों बहनों, हमारे देश में पहाड़ों में खाना पकाना हो, ठंड में चाय भी बनानी हो, कितनी लकड़ी जलानी पड़ती है, और जंगलों से लकड़ी आती है, वो भी सूखी लकड़ी मिलती नहीं है। खाना पकाने में देर, चाय बनाने में देर, और जब लकड़ी जला करके चूल्हा जलाते हैं तो इतना धुआं होता है, उतना धुआं होता है कि एक मां जब लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है, एक दिन में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाता है, 400 सिगारेट का। आप मुझे बताइए, अगर मेरी इन माताओं के शरीर में हर दिन खाना पकाने के कारण 400 सिगारेट का अगर धुआं जाता है, तो उस मां की तबीयत का हाल क्या होता होगा, उस परिवार में बच्चों की तबीयत का हाल क्या होता होगा। जंगल कटते होंगे, पर्यावरण का कितना नुकसान होता होगा। हमने निर्णय किया, इन माताओं को गैस का कनेक्शन दिया जाएगा, गैस का सिलेंडर दिया जाएगा, मुफ्त में दिया जाएगा, और उनको इस 400 सिगरेट रोज उससे बचाया जाएगा। और आज मुझे खुशी है, पूरे देश में 1,80,00,000 परिवारों को हम दे चुके हैं, और उत्तराखंड जैसा छोटा राज्य 1 लाख परिवारों में पिछले 4 महीने के अंदर अंदर 1 लाख परिवारों में गैस का चूल्हा, गैस का कनेक्शन पहुंचा दिया है। 1 रुपये के भ्रष्टाचार किए बिना पहुंचा दिया है। भाइयों बहनों,
ये सरकार नौजवानों की सेवा करना चाहती है। आप मुझे बताइए, आज नौकरी बिना रिश्वत दिए मिलती है क्या? जरा जोर से बताइए, रिश्वत के बिना नौकरी मिलती है क्या? कितना ही होनहार लड़का क्यों ना हो, कितनी होनहार बेटी क्यों ना हो, परीक्षा में उत्तम से उत्तम मार्क आए हो, रिटन एग्जाम में भी बहुत अच्छा किया हो, फिर इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू आता है तो मां कहती है कि बेटा इंटरव्यू तो आ गया, लेकिन पहचान होनी चाहिए, सिफारिश होनी चाहिए, देखो कोई है जो मदद करे। तो पूरा परिवार लग जाता है कि बेटे का इंटरव्यू आया है, बेटी का इंटरव्यू आया है, कहीं कोई पहचान वाला मिल जाए, कोई बिचौलिया मिल जाता है, कहता है नौकरी दिलवा दूंगा 2 लाख दे दो, नौकरी दिलवा दूंगा 5 लाख दे दो। ये होता है कि नहीं होता है? और गरीब मां अपने गहने बेच करके, अपना मंगलसूत्र गिरवी रख करके, गरीब बाप अपनी जमीन गिरवे रख करके 2 लाख 5 लाख रुपया रिश्वत में देता है और तब जाकर के इंटरव्यू से वो निकल करके नौकरी पाता है। आप मुझे बताइए, क्या दुनिया में ऐसा कोई विज्ञान है क्या कि 3 लोग बैठे हैं, एक उम्मीदवार अंदर आता है, 30 सेकंड खड़ा रहता है कमरे में, 30 सेकंड में कोई एक आध चीज पूछ लेता है, कहां से आए, क्या नाम है, और वो दूसरे दरवाजे से निकल जाता है। ये हो गया इंटरव्यू। क्या दुनिया में ऐसा कोई विज्ञान है क्या कि 30 सेकंड में आपको पूरी तरह जान ले? जान सकते हैं क्या? 30 सेकंड में कोई जान सकता है क्या? ये इंटरव्यू फरेब है कि नहीं है? फरेब है कि नहीं है? देखने के मात्र काम करते हैं, लेकिन जो पैसे मिले हैं उनको ऑर्डर दिया जाता है। भाइयों बहनों, दिल्ली में आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, मैंने एक ऐसा काम कर दिया, ऐसा काम कर दिया। मैंने कहा वर्ग 3, वर्ग 4, जो सरकार में सबसे ज्यादा नौकरी उसी में होती है, वर्ग और 3 और 4, अब उसकी नौकरी में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, लिखित परीक्षा में जो पास होगा कंप्यूटर में जाएगा, कंप्यूटर जो सबसे ज्यादा मार्क वाले लड़के लड़कियां हैं उनको नौकरी का ऑर्डर दे देगी। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई करप्शन नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई मां बाप को घर बेचने की बारी नहीं। ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? करके दिखाया। मेरे नौजवान भाइयों बहनों, ये लूट करने वालों के खिलाफ मेरी लड़ाई का हिस्सा है। कर दिया। हमने उत्तराखंड सरकार को कहा कि आप ये इंटरव्यू बंद करो, ये बिचौलिए बंद करो, ये रुपये खाने वालों की दुकान बंद करो। उत्तराखंड की सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। इसलिए भाइयों बहनों, देश को भ्रष्टाचार ने तबाह करके रखा है, काले धन ने बर्बाद करके रखा है। बड़े बड़े लोगों के घर में नोटों के बंडल भरे पड़े थे। लूट के पैसे, चोरी के पैसे, बेईमानी के पैसे। भाइयों बहनों, 8 नवंबर रात को 8 बजे टीवी पर आकर के मैंने कह दिया, लूटने वालों का खेल खत्म। भाइयों बहनों, 70 साल तक जिन्होंने लूटा है उनका सारा खेल खत्म हो चुका है। पाई पाई का हिसाब जमा करना पड़ रहा है। और मैं मेरे प्यारे देशवासियों आपको वादा करता हूं, जिन्होंने देश को लूटा है उनको सब कुछ लौटाना पड़ेगा। और जब तक मैं काम पूरा नहीं करता हूं, न मैं चैन से बैठूंगा, न मैं लुटेरों को चैन से बैठने दूंगा। भाइयों, ये गरीब का पैसा है, ये गरीब के हक को लूटा गया है, ये मध्यम वर्ग का शोषण करके पैसा मारा गया है। और इसलिए मैंने इतना बड़ा अहम कदम उठाया है।
और मैं रुकने वाला नहीं हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 125 करोड़ देशवासी हिम्मत के साथ मेरे खड़े रहे, तकलीफ झेल करके भी खड़े रहे, और इसलिए लड़ाई लड़ने की मेरी ताकत भी बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। एक एक का हिसाब होने वाला है, कोई बचने वाला नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। मैं हैरान हूं, उत्तर प्रदेश में हरदा टैक्स चलता है, हरदा टैक्स। न भारत सरकार में कोई हरदा टैक्स था, न पहले उत्तराखंड में था। एक ऐसे महाशय आ गए, हरदा टैक्स चालू हो गया। मैं हैरान हूं, एक मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा बोले। वो जिस प्रकार से भारत सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 4000 करोड़ रुपया की लागत वाला प्रोजेक्ट। मैं आज जब से केंद्र में बैठा हूं, 4000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को लागू कराने के लिए जी जान से जुटा हूं। 4000 करोड़ रुपया रेडी पड़ा है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना चाहिए कि उत्तराखंड सरकार ने इको सेंसिटिव जोन का डिलिमिटेशन इतनी धीरी कर दी है कि आज भी वो प्रोजेक्ट लटका पड़ा है, और 4000 करोड़ रुपया जो उत्तराखंड के लिए लगने वाले थे वो सड़ रहे हैं। भाइयों बताइए, ऐसी निकम्मी सरकार आपका भाग्य बदल सकती है? भाइयों बहनों, टेरी पंप स्टोरेज का प्रोजेक्ट, पावर प्लांट का 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन डेब्री उसको कहां डालना इसका फैसला नहीं कर पा रहे हैं। उसके कारण ये 3000 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट भी लटका पड़ा है। गंगा सफाई अभियान, नमामि गंगे योजना, मैंने मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई थी, उनको कहा था आप योजना बनाइए। आप हैरान होंगे, न वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना पाते हैं। अभी बड़ी मुश्किल से दिसंबर में टेंडर निकला। भाइयों बहनों, दिल्ली सरकार पैसे देने के लिए तैयार बैठी है। ये ऐसी निकम्मी सरकार है कि दिल्ली में ऐसी सरकार पैसे देने को तैयार है, इनके पास कागजी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है, योजना नहीं, समझ नहीं, इरादा नहीं, और उसके कारण विकास अटका पड़ा है। भाइयों बहनों, हम नेपाल के साथ मिलकर के पंचेश्वर का काम कांग्रेस के जमाने 23 साल से अटका हुआ, 23 साल, ये पंचेश्वर पावर प्रोजेक्ट हो जाएगा। इस पिथौरागढ़ को कितना फायदा होगा इसको आप अंदाज लगा सकते हैं। 6000 करोड़, 6000 मेगावाट का प्रोजेक्ट, करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। आप कल्पना कर सकते हैं, 35,000 करोड़ रुपया ये पंचेश्वर में जब लगेगा, इस इलाके के कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, आप कल्पना कर सकते हैं। भाइयों बहनों, हमें विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। ये मेरा उत्तराखंड, ये देवभूमि है। ये उत्तराखंड जहां पहाड़ है, ये उत्तराखंड जहां परमेश्वर का वास है, ये उत्तराखंड जहां भरपूर पानी है, ये उत्तराखंड जहां पर जड़ी बूटी के काम आने वाले उत्तम से उत्तम पौधे हैं, ये उत्तराखंड जहां पर भरपूर उत्तम पर्यावरण है। जिसके पास पहाड़ हो, परमेश्वर हो, पानी हो, पौधा हो, पर्यावरण हो,
उस राज्य को पैसों की कभी कमी नहीं हो सकती है। हो आवश्यकता है अच्छी सरकार की, आवश्यकता है उत्तराखंड को समझ करके आगे बढ़ाने वाली अच्छी सरकार गए हैं। और इसलिए आपकी ये जो 5 शक्तियां हैं, परमेश्वर का वास है, पहाड़ है, पानी है, पर्यावरण है, पौधे हैं, उसको लेकर के हम ऐसे उत्तराखंड को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि जहां पैसा खींच करके चला आएगा और मेरे उत्तराखंड का भाग्य बदल जाएगा। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलना है। भाइयों बहनों, चुनाव कब है, मतदान कब है? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ मतदान कब है? कब है मतदान? 15 तारीख। कब है? पक्का मतदान करोगे? औरों से भी मतदान करवाओगे? कमल के निशान पे बटन दबाओगे? उत्तराखंड में उत्तराखंड का भाग्य बदलने वाली भाजपा की सरकार बनाओगे? भाइयों बहनों, इतना आपका प्यार, इतना आशीर्वाद, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।